हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। मर्चेंट बैंकर्स कमीशन तो ये डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा जो इलिजिबल होते हैं चार्ज करने के लिए कमीशन वगैरह फीस वगैरह क्लाइंट से। तो कितना होता है, जो मर्चेंट बैंकर होता है ना वो 0.5% कमीशन वगैरह चार्ज कर सकता है एज द मैक्सिमम कमीशन, जितना भी इशू है उसके ऊपर वो चार्ज कर सकता है। प्रोजेक्ट को चेक करने की फीस वगैरह को जो लीड मैनेजर होता है वो क्लेम कर सकता है कमीशन 0.5% 25 करोड़ तक, और उस अगर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो 0.2% मतलब ज़्यादा पर। अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह और ये रेट वगैरह बता रखी है। फिर ब्रोकरेज कमीशन 1.5%, या उसने अगर कोई भी अदर खर्चा किया, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, रजिस्टर एक्सपेंस, स्टैम्प वगैरह, तो वो भी अपने क्लाइंट से वो ले सकता है। फिर आता है मर्चेंट बैंकर इन द मार्केट मेकिंग प्रोसेस। तो कहता है कि जो हमारे स्टॉक शेयर ब्रोकर होते हैं वो उन्हें इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती कि वो मार्केट मेकिंग प्रोसेस में हेल्प वगैरह कर पाएँ, तो इसीलिए मर्चेंट बैंकर को मार्केट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है सेबी के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि मर्चेंट बैंकर मार्केट मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प वगैरह करता है। फिर बात आती है प्रोग्रेस की, जो मर्चेंट बैंकिंग है वो इंडिया में कैसे डेवलप हुई। तो कहते हैं 1970 तक सिर्फ 2 फॉरेन बैंक थे जो मर्चेंट बैंकिंग में लगे हुए थे। पहला बैंक इंडिया में एसबीआई था जिसने मर्चेंट बैंकिंग को अपनाया था, फिर आईसीआईसीआई था। इसके अकॉर्डिंग फिर बाद में कहता है कि कैपिटल मार्केट में 1980 के दौरान बहुत ज़्यादा उछाल आया और इन्होंने सब्सिडरी कंपनी वगैरह एस्टैब्लिश करके उनमें मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से कहें तो ना 1980 तक 33 मर्चेंट बैंक्स हो गए थे जो 3 मेजर सेगमेंट से बिलोंग करते थे, कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट फर्म्स वगैरह। जो मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है ना वो मतलब स्टैगनेंट ही रही, मतलब एक टाइम से कहें तो। लेकिन फिर बात आती है कि 1992-93 में 115 बैंक हो गए, 300 हो गए 1993-94 में, 501 हो गए 1994 में। मतलब इस तरह से ये बढ़ते ही गए क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर बात आती है प्रॉब्लम कि मर्चेंट बैंकिंग की क्या प्रॉब्लम है। देखो, सेबी है ना मर्चेंट बैंकर्स को ऑथराइज कर सकता है कि वो इश्यू रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो कब कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के केस में। मतलब ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर को ना ये गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ती है और उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और अगर उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है तो वो कहता है कि क्या करेंगे ना, अपनी एक्टिविटीज़ को इनसे अलग करेंगे और इससे क्या हो जाएगा, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ये कहता है कि सेबी कि अगर तुम्हें मर्चेंट बैंकर बनना है तो तुम्हारा नेटवर्थ 1 करोड़ तो होनी ही चाहिए। अगर जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ नहीं है तो वो जो स्मॉल प्रोफेशनल स्पेशलाइज मर्चेंट बैंकर हैं फिर वो तो मर्चेंट बैंकर बन ही नहीं पाते, ठीक है। तो एक टाइप से कहती मना कर देता है यंग स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में, उन्हें तो अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ता है। नॉन कोऑपरेशन होता है इशूइंग कंपनी का, जब भी अलॉटमेंट वगैरह किए जाते हैं, सिक्योरिटीज़ की रिफंड वगैरह किया जाता है एप्लीकेशन मनी का, तो जो कंपनीज वगैरह हैं वो कोऑपरेट नहीं करती मर्चेंट बैंकर के साथ, प्रॉब्लम वगैरह राइज हो जाती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब आता है स्कोप। मर्चेंट बैंकिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकरेज करने में, सपोर्ट करने में एंटरप्रेन्योर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, इन्वेस्टर को। पहला देखो इसका स्कोप है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है न्यू इशू मार्केट की, ठीक है। आज से पहले कभी भी न्यू इशू मार्केट डेवलप नहीं हुआ था 1990 से 91 में, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग ने ना न्यू इशू मार्केट को डेवलप करने में हेल्प किया, ठीक है। कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कहता है कि जो मर्चेंट बैंकिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट वगैरह करता है, उन्हें सर्विसेज वगैरह देता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कोप है इसका। ये चेंज करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह की पॉलिसी को, मतलब एक टाइप से कहे तो ये इंपॉर्टेंस बढ़ाता है कि मर्चेंट बैंकर कितना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ वगैरह में, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी में इनकोरेज करता है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ में कि वो इंक्रीज करे डिमांड टेक्निक और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, किसके द्वारा, मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा। डेब्ट मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करता है, इनोवेशन लेके आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, लाइक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिटेक्टेबल वारंट्स, कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो इनमें वो क्या लेके आता है, इनोवेशंस लेके आता है, उनमें बदलाव वगैरह करता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है, हमें पता है आज के टाइम में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आते हैं अमलगमेशन, मर्जर वगैरह, एक्विजिशन वगैरह, तो ये उनमें भी हेल्प करता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई जब भी कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप के अंतर्गत चली जाती है, तो गवर्नमेंट ने है ना 2000 करोड़ रुपए राइज किए थे डिसइन्वेस्टमेंट से, तो ये 1993 से 94 के बीच में। तो कहता है कि जो मर्चेंट बैंकर होता है वो इनको डिसइन्वेस्टमेंट को करने में, शेयर वगैरह को बेचने में हेल्प करता है कि अच्छे प्राइस पर बेचा जाए, उससे मतलब अच्छा प्राइस मिल सके। सेबी ने कुछ गाइडलाइन दी थी जो मर्चेंट बैंकर को फॉलो करनी पड़ती है कि उन्हें ना सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पर। क्या क्या, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस कंपनी के वो IPF भी कर रहे हैं, मैनेज वगैरह कर रहे हैं, इशू साइज कितना है उसका, अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन की लिमिट वगैरह, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनकी शेयर होल्डिंग के बारे में, फाइनेंशियल
ऑफ द कंपनी, 3 साल के फाइनेंशियल मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, अकाउंट्स वगैरह हैं, अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स जो एट द एंड ऑफ इच 3 सालों का, ठीक है, पोस्ट लिस्टिंग या पीयर एज वेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे। इसके अलावा जो हमारा मर्चेंट बैंकर होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वैसे तो हम इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ें हैं जो ये परफॉर्म करता है। तो देखो क्या क्या है रोल है, एडवाइज करता है हमें, ठीक है, रिलेशन वगैरह एस्टैब्लिश करता है, कंसेंट वगैरह लेने में हेल्प करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अंडरराइट करता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ को, इनिशियल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में हेल्प करता है, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे वगैरह करने में, फॉरेन एक्सचेंज को राइज करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और डिजाइन करता है प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, अमलगमेशन मर्जर वगैरह एक्विजिशन वगैरह में हेल्प करता है, एडवाइस वगैरह देता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल मैनेजरियल पर्सनल में भी हेल्प करता है, एडवाइस करता है, हेल्प करता है, प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप करना फॉरेन कंट्रीज वगैरह में। फिर बात आती है कि भैया मर्चेंट बैंकिंग को रेगुलेट करके क्यों चलते, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो रेगुलेट करना ताकि प्राइमरी मार्केट में फंड्स वगैरह जो राइज हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर पाए, एश्योर करना जो इश्यूअर है मार्केट फॉर राइजिंग रिसोर्स इफेक्टिव, की भाई जो इश्यूअर है जो मार्केट से पैसा वगैरह राइज करना चाहता है वो इफेक्टिवली इजीली राइज कर पाए, इंश्योर करना कि जो इश्यूअर है ना मार्केट में फॉर राइजिंग रिसोर्सेज लो कॉस्ट पर राइज वगैरह कर पाए, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वगैरह मिले, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहे, स्टैंडर्ड वगैरह स्टैब्लिश किए जाए, प्रोफेशनल कंप्टेंस होनेस्टी इंटीग्रिटी सोल्वेंसी वगैरह चेक की जाए, प्रोमोट करे प्राइमरी मार्केट की वही फेयर हो, एफिशिएंट हो, फ्लेक्सिबल हो और कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। तो ये हमारे रीजन हो जाता है। कैटेगरी वगैरह के हम बारे में पढ़ चुके हैं कि 4 कैटेगरी में इनको बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।